अब आ जाते हैं अपन सेक्शन 3 और 4 पे। क्या बोला है सेक्शन 3 और 4 में? रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई किसको करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर सेबी को। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करना है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर सेबी बोर्ड को। ठीक है, फिर यहाँ पे अप्लाई किस फॉर्म में करना है? फॉर्म ए में। प्लस फीस कितनी होगी? सिर्फ 500 फीस है, बहुत कम है, आई नो दैट। 500 फीस है, और वो भी यहाँ पे, वो उस जमाने में 500 ज़्यादा होता था। ठीक है, वो भी यहाँ पे किसको देना है? हम नियरेस्ट गवर्नमेंट ट्रस्टी, या फिर अगर आपकी ब्रांच जो है वो बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, चेन्नई या फिर कोलकाता में है, तो आप क्या करो? आरबीआई को डायरेक्ट जाके सबमिट कर दो। ठीक है, फीस रिसिप्ट गवर्नमेंट ट्रस्टी में देना है। अकाउंट आप 4 कॉपीज देनी है, 4 कॉपीज ऑफ द बायलॉज, 4 कॉपीज। ठीक है, और उस कॉपीज में लिखना क्या क्या है? पहला तो लिखना है मेंबर क्वालिफिकेशंस वगैरह है, एमओए एओए वगैरह जो बना हुआ है, मेंबर, एमओए एओए, साथ में ऑफिस बियरर्स कौन होने वाले, गवर्निंग बॉडी में कौन लोग होने वाले, ये सब लिखना है। ठीक है, फिर जो रिकॉग्निशन ग्रांट हुई है, अब यहाँ पे जो सीजी बोला है ना, ये 1992 में क्या अमेंडमेंट आया था जिसमें बोला था कि यहाँ पे सीजी के सेबी भी हो सकता है। ठीक है, फिर बोल रखा है ग्रांट रिकॉग्निशन सेक्शन 4 में आपको क्या रिकॉग्निशन मिल जाएगी, लेकिन साथ में ऐसा भी लिख रखा है कि कुछ इंक्वायरी, फर्दर इंक्वायरी भी कर सकते हैं। अगर आपको रिकॉग्निशन के लिए कुछ अदर कंडीशंस भी लगा सकते हैं। कंडीशंस कैसी हो सकती है? जैसे कि मेंबर्स की क्वालिफिकेशन डिसाइड कर ली कि मेंबर्स के पास ये क्वालिफिकेशन होगी तो ही वो मेंबर बनेंगे, या फिर मैनर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस तरह के इंटर करने वो भी बता सकते हैं। अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको आपने अप्लाई किया ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अपना रिप्रेजेंटेटिव भी यानी वॉच डॉग भी रख सकती है आपकी गवर्निंग बॉडी में, ये देखने के लिए प्रॉपर वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है वहाँ पे। या फिर मेंटेन अकाउंट्स, और बोल सकते हैं कि ऑडिट करवाओ पहले सीए वगैरह से। ठीक है, कि आपके अकाउंट्स की ऑडिट सीए से होनी चाहिए और फिर हमारे पास सीए अकाउंट्स आने चाहिए। तो ऐसी सारी कंडीशंस लगा सकते हैं साथ में अप्रूवल देने के। फिर इंक्वायरी, फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉग्निशन किसमें? फॉर्म सी में ग्रांट होगा। फॉर्म ए में आपने अप्लाई किया ना, फॉर्म बी में, फॉर्म बी में आपको क्या रिकॉग्निशन मिल जाएगा। फिर इसमें बोल रखा है इफ नॉट परमिटेड रिकॉग्निशन देन, ऐसा भी हो सकता है कि आपको टेम्परेरी रिकॉग्निशन मिले 1 साल के लिए। ठीक है, अगर आप प्रॉपर काम कर रहे हो कि नहीं वो देखना चाहते हैं। ठीक है, तो 1 साल के लिए टेम्परेरी रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। अब आ जाते हैं अपन रेन्यूअल। रेन्यूअल मतलब आपको हर साल क्या करना पड़ेगा? फॉर्म ए में आपने फाइल किया, फॉर्म बी में आपको रिकॉग्निशन मिला, अब आपको हर साल रिकॉग्निशन को रेन्यूअल करना पड़ेगा। ठीक है, रेन्यू करना पड़ेगा, तो उसके लिए फॉर्म सी फाइल करना है आपको। ठीक है, रेन्यूअल ऑफ द रिकॉग्निशन रूल 4 में बता रखा है। अप्लाई करो 3 मंथ्स बिफोर द एक्सपायरी, मतलब जब एक्सपायर होने वाला है। ठीक है, एक्सपायरी पीरियड यहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने 1 साल मन से बोल दिया था। ठीक है, तो जब आपका एक्सपायर होने वाला है उसके 3 महीने पहले, 3 मंथ्स बिफोर आपको क्या करना है? रिकॉग्निशन करने के लिए अप्लाई करना है। किस फॉर्म में? फॉर्म ए में। इवन यहाँ पे भी आपको तो फॉर्म ए ही फाइल करना है, जो आपको रेन्यू करेंगे ना वो फॉर्म सी में करेंगे। कौन? यहाँ पे जो अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आपको फॉर्म सी में क्या करेंगे? रेन्यू करेंगे। रूल 3, 4, 5 मुटेटिस मुरांडिस लगेंगे, वो सब भी ठीक है। यहाँ पे फॉर्म सी अभी तक आया नहीं है, तो मुझे लग रहा है फॉर्म सी में शायद विड्रॉवल है। सॉरी, मैंने फॉर्म सी गलती से बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म ए ही चल रहा है, आपको फॉर्म ए में फाइल करना है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ठीक है, मेंबर बनने के लिए, तो मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन सबसे पहले तो 21 साल से कम की उम्र नहीं होनी चाहिए, साथ में आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो। अब इसमें एक बात बोल रखी है कि गवर्निंग बॉडी में रिलैक्स द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल सेबी। सेबी बोल सकती है गवर्निंग बॉडी को, सेबी के प्रायर अप्रूवल लेके गवर्निंग बॉडी बोल सकती है कि चलो आपकी जो सिटीजनशिप वाली जो हम रिक्वायरमेंट है वो उसको क्या करते हैं? रिलैक्सेशन देते, नहीं भी तो चलेगा। साथ में यहाँ पे नॉट एडजस्ट बैंकरप्ट, यानी आप इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए। साथ में कंपाउंडेड विद क्रेडिटर्स बट पे 16 आनास ए रुपया। आप समझ रहे हो, 1 रुपये में आपने, मतलब क्रेडिटर थे आपके कोई, ठीक है, यानी आपका 1 रुपया उधारी का था, उसमें से आपने 16 आना पे कर दिया तो चलेगा, लेकिन आपने 16 आना भी पे नहीं किया, सिर्फ अभी तक 15 आना पे किया या 1 आना भी पे नहीं किया। अब आना क्या होता है मुझे नहीं पता, शायद पैसा होता होगा। ठीक है, तो आपने 16 पैसा पे कर दिया, 16% पे कर दिया ना, तो चलेगा। सपोज मेरे हिसाब से इसमें ये होगा कॉन्सेप्ट कि जैसे अगर अपने पास में 100 रुपए हैं, ठीक है, तो 16 रुपए पे कर दिए तो चलेगा, उस प्रपोर्शन में आप देख लो। तो यहाँ पे बोल रखा है कि कंपाउंडेड इससे से ज्यादा विथ क्रेडिटर्स, आपने किसी भी टाइम पे क्रेडिटर ने सरेंडर किया उसके अमाउंट को, ठीक है, तो 16 आना जितना तो आपने पे किया है तो आप एलिजिबल हो, लेकिन उससे भी ज्यादा कंपाउंडिंग आपको मिली है, मतलब आपके पास पैसा ही नहीं, आप बैंकरप्ट जैसे सिचुएशन में हो, ठीक है ना, तो फिर आपको रिकॉग्निशन देंगे नहीं। फिर जैसे नॉट कॉन्विक्टेड, अब हर जगह अपने को मोरल टर्पिडिटी दिखता है, यहाँ पे लिख रखा है फ्रॉड और डिसऑनेस्टी में आपको कॉन्विक्ट ना किया गया हो। और साथ में यहाँ पे प्रिंसिपल और एम्प्लॉय, मतलब कि आप अगर गवर्निंग बॉडी के प्रिंसिपल या एम्प्लॉय हो या आप किसी और बिजनेस में एम्प्लॉय हो, तो फिर ऐसा बोलेंगे कि आप प्रॉपरली काम यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में मेंबर बन के नहीं
नहीं करोगे, ठीक है। और पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि आप ब्रोकर वगैरह के साथ में जब डील करते हो, ठीक है, तो आप उस पर ट्रस्ट करते हो कि वो हमारी सिक्योरिटी यानी क्लाइंट की सिक्योरिटी के साथ वो खेल रहा है, वो एजेंट है ना अपना, तो वो क्लाइंट की सिक्योरिटी के साथ खेल रहा है। अगर उसका दूसरा बिजनेस होगा तो वो यहाँ ध्यान कैसे देगा, तो बोलते दूसरे किसी भी बिजनेस में आप एम्प्लॉय नहीं हो, ठीक है, ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा। अब चाहते हैं डिफॉल्ट, आपको कभी भी यहाँ पे एनी टाइम एक्सपील्ड और डिक्लेयर्ड ए डिफॉल्टर बाय एनी अदर स्टॉक एक्सचेंज, मतलब आपने बीएससी में अप्लाई किया, जब आपको एनएससी में क्या किया गया, मना किया गया, मतलब डिक्लेयर्ड डिफॉल्टर, आपने वहाँ पे गलतियाँ कर ली, ठीक है, इसलिए आपको निकाला गया। और फिर आपको जब वहाँ से निकाला ना, तो आप क्या एनएससी में जाके और फिर क्या बन गए, ब्रोकर बन गए, ठीक है, मेंबर बन गए, सॉरी। तो आप ऐसे मेंबर नहीं बन सकते। फिर इसमें आ जाता है प्रीवियसली रिफ्यूज्ड, यहाँ पे गवर्निंग बॉडी में आपको बैठना है ना, तो उसकी सारी रिक्वायरमेंट है। अब अच्छा, प्रीवियसली रिफ्यूज्ड एडमिशन टू द मेंबरशिप अनलेस पीरियड ऑफ 1 ईयर elapsed, जब तक 1 साल, जैसे आपको पहले मना किया था ना मेंबर बनने के लिए, तो तब जब तक 1 साल कंप्लाई नहीं हो जाता। देखो, एक तो यहाँ पे था कि डिबार किया, डिफॉल्ट किया, ठीक है, तो अगर यहाँ पे किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में आपने डिफॉल्ट किया तो दूसरे में आप कभी नहीं बन सकते, जिंदगी भर नहीं बन सकते। लेकिन आपको मेंबरशिप के लिए मना किया, ठीक है, हो सकता है ना कोई और रीजन, आप सिटीजनशिप की वजह से या 21 ईयर्स की वजह से या और किसी ऐसी वजह से भी हो सकता है कि आपको मेंबरशिप के लिए मना किया हो, ठीक है। तो जब मना किया उसके 1 साल बाद आप वापस अप्लाई कर सकते हो, मतलब 1 साल लैप्स होने का आप क्या करो, इंतजार करो। फिर जो है 2 साल तक, नॉट लेस देन 2 ईयर्स, यानी मिनिमम 2 ईयर्स तक आपको या तो पार्टनर बन के या असिस्टेंट बन के या अथोराइज्ड क्लर्क बन के किसके साथ में रहना पड़ेगा या किसका काम करना पड़ेगा, किसी और ऐसे क्या बोलते हैं मेंबर का, ठीक है। वर्क्स नॉट लेस देन 2 ईयर्स एज ए पार्टनर और एज एन ऑथोराइज्ड असिस्टेंट और ऑथोराइज्ड क्लर्क और अप्रेंटिस टू ए मेंबर, मतलब एक ट्रेनी, जैसे अपने आर्टिकलशिप चलती है ना, वैसे यहाँ पे भी 2 साल की ट्रेनिंग लेके फिर आओ, ऐसा बोल रखा है, ठीक है। साथ में बोल रखा है अगर आप ही सक्सीडेड टू एस्टैब्लिश बिजनेस ऑफ ए डिसीज्ड या रिटायरिंग मेंबर हु इज हिज फादर, अंकल, ब्रदर, एनी अदर पर्सन ओपिनियन ऑफ द गवर्निंग बॉडी, क्लोज रिलेटिव है, तो फिर चलेगा, आपको अलाउ करेंगे, ठीक है। अपने खुद के नाम पे नहीं, किसी और पर्सन या मेंबर के नाम पे आपने क्या किया है, बार्गेन किया है स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में, तो 2 साल का एक्सपीरियंस मानेंगे, हिज वर्क फॉर द मिनिमम 2 ईयर्स। फिर जैसे ग्राउंड ऑफ वैकेशन, अगर इनमें से एक भी ग्राउंड आपको फुलफिल है, मतलब आपने बाद में क्रेडिटर से कंपाउंडिंग ली है या बाद में कॉन्विक्टिव है, फ्रॉड किया है, बाद में आपको निकाल देंगे, ठीक है। फिर जैसे रूल 8 सब रूल 4, कंपनी इज टू बी इलेक्टेड मेंबर। अच्छा, यहाँ पे तो इंसान को मेंबर अपॉइंट करे थे, अभी कंपनी को मेंबर अपॉइंट करे तो क्या करें, कंपनी को अगर मेंबर अपॉइंट करे हो ना, तो जो मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर है, क्या मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर है, वो क्या होने चाहिए, शेयर होल्डर बी होने चाहिए, एंड क्या होनी चाहिए, देखो एक तो शेयर होल्डर, ठीक है, और प्लस मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, वो भी मेजॉरिटी मतलब 51% मिनिमम। इतने डायरेक्टर्स क्या होने चाहिए, या तो मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज या फिर शेयर होल्डर होनी चाहिए, ठीक है। अल्टीमेट लायबिलिटी कंपनी की होगी, वो सब ठीक है। अब इसमें दे रखा है कंपनी, अगर कंपनी में वो रखा है कि डायरेक्टर इज नॉट डिस्क्वालीफाइड एज ए मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, मतलब मेंबर बनने की जो, भले वो मेंबर नहीं है लेकिन एक भी डायरेक्टर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे की जो भी डिस्क्वालिफिकेशन उससे अट्रैक्ट होती है, यानी 21 साल से कम है वो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉट लेस देन 2 डायरेक्टर्स पजेस मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब एटलीस्ट कंपनी में 2 डायरेक्टर तो ऐसे होने चाहिए जिसके पास 2 ईयर्स का क्या है, एक्सपीरियंस है, ठीक है, इस फील्ड में, ठीक है। तो कितने, क्या बोला, मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर, मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज प्लस शेयर होल्डर सारे डायरेक्टर ही होने चाहिए, मेजोरिटी, ठीक है। उसके बाद में लिख रखा है कि ऐसे कम से कम 2 डायरेक्टर हो जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो, और कोई भी डायरेक्टर मेंबर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं हो, तो वो कंपनी जो है वो बन सकती है क्या, मेंबर। फिर इसमें दे रखा है कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है, रिलैक्सेशन किन किन कंपनीज को मिल सकता है, अगर गवर्निंग बॉडी जो है स्टॉक एक्सचेंज की वो अलाउड कर देती है रिकमेंडेशन ऑफ सेबी पे, तो वो रिलैक्सेशन देंगे 3I और 3B। बी मतलब बैंक, कौन कौन से बैंक की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, देखो, या तो एक तो नेशनल हाउसिंग है, दूसरा यहाँ पे आ जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और तीसरा आ जाता है यहाँ पर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, तो 3 तो बैंक हो गए। फिर एक आ जाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड डेवलपमेंट बैंक। तो ये 3 इंडस्ट्रियल आ गए, 3 बैंक कौन कौन से देखे, नेशनल वाले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला बैंक देखा, एक नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एक आ गया इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, और एक इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड डेवलपमेंट। फिर एक इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एक जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस जो है कॉर्पोरेशन, उनको भी यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल सकता है, अगर स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी से भी रिकमेंडेशन पे रिलैक्सेशन दे सकती है। फिर जो विड्रोवल ऑफ रिकॉग्निशन,
विड्रोवल के लिए फॉर्म सी है। जो मैंने रेन्यू के लिए बोला था ना, रेन्यू के लिए फॉर्म ए ही है आपको जब भी रेन्यू कराना है, लेकिन विड्रॉ करना है ना तो विड्रॉ या तो खुद सियोमोटो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या सेबी को, सेबी 1994 में बोला डेलीगेट करके। बाकी पहले क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेडर पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा है, या फिर ओपिनियन उनको लगता है कि विड्रॉ करना चाहिए इनका रिकॉग्निशन, तो विड्रॉ कर देंगे फॉर्म सी में। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो मिलेगा ही साथ में। नोटिफाइड ऑफिशियल गैजेट में लिख देंगे कि जो भी इनको है विड्रॉ कर दिया गया, लेकिन इसमें मेन बात क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट विड्रॉल से पहले हुए थे वो अभी भी वैलिड माने जाएंगे, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो चुके हैं वो बिफोर दैट डेट। फिर ऐसे है बिफोर द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन की डेट से पहले, नोटिस की डेट से पहले नहीं, नोटिफिकेशन की डेट से पहले ऑफिशियल गैजेट में लिखा ना कि विड्रॉ कर दिया, तो तब से पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए वो वैलिड माने जाएंगे। अब बचाते हैं पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी कॉलिंग पीरियोडिकल रिटर्न। रिटर्न और रिपोर्ट दो चीजें होती है, रिटर्न और रिपोर्ट में डिफरेंस है। देखो रिटर्न में क्या क्या अपन फाइल करने वाले हैं, डायरेक्टिंग इंक्वायरी सेक्शन से देखो रिटर्न में आएगा एक तो ऑफिशियल रेट्स ऑफ द सिक्योरिटीज इन लिस्टेड, यानी अपनी जो रेट चल रही है सिक्योरिटीज की लगभग वो सारी, मार्केट प्राइस जो चल रही है सिक्योरिटीज की वो, क्लियरिंग हाउस के प्रोग्राम, क्लियरिंग हाउस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, वो दोनों बाद में देखेंगे, यहाँ पे क्लियरिंग हाउस के प्रोग्राम ही लिख रखे हैं। फिर आ जाता है नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, कितनी सिक्योरिटीज, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज लिस्टेड है, डिलिस्ट हुई है, ठीक है, लास्ट 3 मंथ्स, यहाँ पे 3 मंथ्स का कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है। लास्ट 3 मंथ में कितनी सिक्योरिटीज लिस्टेड हुई है, कितनी डिलिस्टेड हुई है, और लास्ट 3 मंथ्स में, प्रीवियस 3 मंथ्स में कितनी सिक्योरिटी खरीदी है और बेची है, बॉट एंड सोल्ड, ठीक है, तो ये सिक्योरिटीज का कॉन्सेप्ट। फिर आ जाते हैं अपन यहाँ पे फर्निशिंग एनुअल रिपोर्ट, रिपोर्ट में फर्निश टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद कॉपी ऑफ द एनुअल रिपोर्ट, क्या क्या एनुअल रिपोर्ट, यानी हर साल ही देखो 31 जनवरी ऑन द ईच ईयर बिफोर 31 जनवरी से पहले आपको क्या करना है, फर्निश करना है। अब यहाँ पे क्या था, जब आपको पीरियोडिकल रिटर्न की बात की थी ना तो पीरियोडिकल बोला था, कुछ डिफाइंड नहीं किया डेट, पर यहाँ पे जब आपको बोला ना कि कैलेंडर ईयर, जब रिपोर्ट की बात हुई ना, रिटर्न की बात हुई पीरियड, लेकिन रिपोर्ट की बात हुई तो 31 जनवरी से पहले, वो भी कैलेंडर ईयर देख रहे हो। क्यों देख रहे बताओ, स्टॉक एक्सचेंज में क्या सारे इंडिया के लोग होंगे, बाहर के लोग क्या यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ के लोग क्या बाहर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बाहर क्या चलता है, कैलेंडर ईयर चलता है, इधर अपना फाइनेंशियल ईयर चलता है इंडिया में, ठीक है ना, वहाँ पे तो कैलेंडर ईयर चलता है ना, तो दोनों को क्या करने के लिए मतलब इस साइमल्टेनियस सारी ट्रेडिंग हो सके इसके लिए बोला है कि कैलेंडर ईयर यहाँ पे प्रेफर करते हैं, ठीक है, 31 जनवरी इन ईच ईयर। अगर एक्सटेंशन चाहे तो से भी दे सकता है। अब चाहते हैं यहाँ पे क्या क्या आपको, अभी आपने देखा था कि रिटर्न में क्या क्या फाइल करना है, ठीक है, अब आप देखोगे कि रिपोर्ट में क्या क्या लिखना है। रिपोर्ट में ज्यादातर चेंजेस यहाँ पे तो 3 साल की सिक्योरिटीज की बात, सॉरी 3 मंथ की सिक्योरिटी की बात करते हैं ना, पर यहाँ पे देखो ऐसी सारी सिक्योरिटी जो लिस्टेड हुई, डिलिस्टेड हुई, रिमूव हुई, खरीदी, ठीक है। साथ में मेन चीज क्या है, चेंजेस इन द लॉज, जो बाय लॉज वगैरह बनाए थे आपने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के, उसमें कुछ चेंजेस है, या गवर्निंग बॉडी में कुछ चेंजेस है, या मेंबर्स में कुछ चेंजेस हुए हैं, या फिर न्यू सब कमिटी सेटअप की है, या फिर चेंजेस इन कॉम्पोजिशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कमिटी, एडमिशन ऑफ द न्यू मेंबर, रेजिग्नेशन बाय एनी मेंबर, डेथ ऑफ द मेंबरशिप पे ज्यादा दिया ध्यान, ठीक है, उधर तो खाली मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, लिस्टिंग डिलिस्टिंग पे ध्यान दे रहे थे, किसमें, रिटर्न में। रिपोर्ट में ये सब लिखना है, डिफॉल्ट कोई हुई है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट आया है, एवरीथिंग यू शुड राइट हियर, ठीक है, आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट्स एवरीथिंग। अभी अपन आ जाते हैं किस पे, मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे रख रखा है प्रिजर्व, हाँ कितने साल तक रखना है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज 5 साल तक, और मेंबर है तो 2 साल तक आपको प्रिजर्व करके रखने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। ऑडिट करवाने क्या यहाँ नहीं बोला, लेकिन सेबी में बोल के रखा था कि ऑडिट करवाना है मेंबर्स को, ठीक है, तो इसलिए ऑडिट तो करवाने पड़ेंगे। सेबी में बोला था ना, इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड मेंबर्स, जैसे कंपनी में भी इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज होती थी ना, यहाँ पे भी होगी, ठीक है। तो सेबी अपॉइंट 2 और मोर पर्सन्स, ठीक है, तो सेबी है ना तो क्या कर सकता है वो 2 और मोर पर्सन्स को अपॉइंट कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सॉरी सेबी अपॉइंट करेगी, फिर क्या करेंगे वो अपॉइंट जो मेंबर्स है उसमें से अगर 2 से ज्यादा मेंबर है तो एक मेंबर को क्या बोल देंगे वो लोग, एक मेंबर को बोल देंगे चेयरमैन या फिर सीनियर मेंबर, ठीक है। और जब यहाँ पे कभी भी 2 मेंबर है और क्या हो गया, दोनों के डिस्प्यूट हो गया किसमें, मतलब समझ लो कि मेजॉरिटी ऑफ द व्यूज के हिसाब से यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मेजॉरिटी नहीं बन रही है तो फिर कास्टिंग वोट का राइट होगा किसके पास में, जो सीनियर मेंबर अपॉइंट किया था ना उसके हाथ में, ठीक है, एक कास्टिंग वोट भी होगा। और रिपोर्ट किसको सबमिट करनी है, सेबी को, एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, राइट गवर्निंग बॉडीज टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह ये सब हो सकता है। फिर सेबी जो है 2 यहाँ पे लिख रखा है, सेबी में मॉडिफाई विड्रोवल इट्स डायरेक्शंस, जो डायरेक्शन दी उनको सेबी खुद ही चाहे तो विड्रो वगैरह कर सकती है, ठीक है। पावर ऑफ सेबी टू इशू डायरेक्शन,
सेबी के पास पावर है कि डायरेक्शन इशू करो, सीजी नहीं, सेबी के पास पावर है कि डायरेक्शन इशू कर सकती है। डायरेक्शन टू, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरसीड मैं बताऊंगी नहीं, वो पहले अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके ना, तो वैसा का वैसा प्रोविजन है सुपरसेक्शन का। फिर जाता है हम रिसीव द कंप्लेन मिल जाती है। देखो अभी एक क्वेश्चन आया था, उसमें लिखा था कि आप क्या एक्शन ले सकती है सेबी, तो इसमें एक था या तो सुपरसीड कर ले या फिर विड्रॉ कर ले रिकॉग्निशन, ठीक है। तो आप वहाँ पे जब वहाँ पे एक्शन की बात आएगी तो दोनों ही एक्शन लिख के आओगे। फिर जो था सेक्शन 12 सस्पेंड करना। सस्पेंड मतलब आपको स्कूल से सस्पेंड करते तो मतलब हमेशा के लिए थोड़ी निकालते, 7 दिन के लिए निकालते हैं, हमको तो 7 दिन के लिए निकालते थे, ठीक है। तो सस्पेंड मतलब 7 दिन के लिए, नॉट एक्सीडिंग 1 हफ्ते के लिए निकाल दिया, ठीक है। यानी 1 हफ्ते के लिए कोई इमरजेंसी अराइज हो गई, कुछ हो गया तो बिजनेस सस्पेंड कर लेंगे किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी का, किसी पर्टिकुलर एरिया वाइज या फिर किसी पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज या पूरा, ठीक है। अब जाता है सीजीज टू प्रोहिबिट द कॉन्ट्रैक्ट इन सर्टेन केसेस इफ अनडिजायरेबल स्पेकुलेशन, अगर कहीं पर किसी पर्टिकुलर एरिया में अनडिजायरेबल क्या लग रहा है, स्पेकुलेशन लग रहा है, तो वो नोटिफाई करके ऑफिशियल गैजेट में उस पर्टिकुलर स्टेट एरिया के लिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो रिकॉग्निशन है, सॉरी जो सस्पेंड कर सकते हैं क्या, या प्रोहिबिट कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल मना कर सकते हैं किस चीज़ को, ट्रेडिंग को, सिक्योरिटीज के लेने देना। फिर आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट्स नोटिफाइड एरिया इलीगल, ऐसा इलीगल जो है सेक्शन 13 में बोल रखा है कि नोटिफाइड एरिया में किसी उसी सिक्योरिटीज के साथ में डीलिंग करने को इलीगल बता देना। पहले ये पावर सीजी के पास था, 1992 में डेलीगेट होकर सेबी के पास भी आ गया, मतलब डेलीगेशन, यानी सीजी चाहे तो कर ही सकती है, लेकिन डेलीगेट हुआ है मतलब ट्रांसफर नहीं हुआ है कि सेबी करेगी तो सीजी नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। सीजी के पास ज्यादा काम है तो सीजी चाहे तो डेलीगेट कर सकती है, मतलब अपना काम बांट सकती है, सेबी को बोल सकते हैं फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास में है, सीजी के पास में। सेक्शन 14 में हम कॉन्ट्रैक्ट इंटेंट क्या है, स्टेट एरिया स्पेसिफाइड, वही सब जगह ये बात बोल रखी है, पर्टिकुलर स्टेट एरिया को नोटिफाई कर सकते हैं, पर्टिकुलर सिक्योरिटी को नोटिफाई कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या मत करो, डील मत करो। अब स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, ये प्रोविजन। लाइसेंसिंग ऑफ डीलर इन सिक्योरिटीज इन सर्टेन एरियाज, अनलेस लाइसेंस, बिना लाइसेंस के कोई भी पर्सन क्या यहाँ पे डील कर सकता है, कैरिंग बिजनेस ऑफ डीलिंग सिक्योरिटी, लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, पर ये एप्लीकेबल नहीं है का स्पॉट डिलीवरी में। फिर द पावर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू मेक बायलॉज, ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 9 प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी, सेबी के अप्रूवल के बाद में, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज जो है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वो लिख के देगा कि उसने क्या क्या बायलॉज बनाए, ठीक है। तो बायलॉज में क्या क्या होता है, तो जनरल जो ऑपरेशन का काम है, जैसे ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, कितनी बजे खुलेगा, कितनी बजे बंद होगा, जैसे यहाँ पे मेरे हिसाब से 24 आवर्स चलता होगा ना, क्योंकि अब तो ई ट्रेडिंग सिस्टम आ गया ना सारा, तो इसलिए। क्लियरिंग हाउस फॉर द पीरियोडिकल सेटलमेंट, क्लियरिंग हाउस के बारे में बोला है, लेवी रिकवरी फीस वगैरह, लेवी करना, पेनाल्टी वगैरह, ठीक है। प्रोहिबिट करना ब्लैक ट्रांसफर को, प्रोहिबिट करना बदलेस मतलब बदला सौदा जो पुराने जमाने में होता था, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ द क्लेम्स डिस्प्यूट, अगर कुछ डिस्प्यूट वगैरह हो जाती है तो उसका सेटलमेंट। रेगुलेट करना तारा पानी मतलब तारावानी, यानी जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना उनको रेगुलेट करना। फिर कॉन्ट्रैक्ट एंटर कैसे करना है, ये सारा बायलॉज, ठीक है, कि कैसे परफॉर्म करना है, रिसेशन टर्मिनेट करना, और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन, ऐसे कुछ भी लगा सकती है। लिस्टिंग के लिए सस्पेंशन, सिक्योरिटी कौन सी लिस्टेड करनी है, विड्रॉल ऑफ सिक्योरिटी, ये सारे बायलॉज भी बना सकती है। साथ में ब्रोकरेज के लिए फिक्सिंग स्केल कितने, इससे ज़्यादा ब्रोकरेज लेने लगे सब लोग तो फिर ऐसा भी ला सकती है बायलॉ। साथ में सेपरेटिंग फंक्शंस ऑफ द जॉबर एंड ब्रोकर, जॉबर और ब्रोकर अलग अलग होते हैं। जॉबर एक होलसेलर जैसा काम करता है जो ब्रोकर और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में काम करता है, लेकिन ब्रोकर किस में काम करता है, जो अपन इन्वेस्टर है उनके और स्टॉक एक्सचेंज के साथ काम करता है। तो यहाँ पे बता रखा है कि सेपरेटिंग द फंक्शन ऑफ जॉबर एंड ब्रोकर, ठीक है। मार्केट रेट ऑफ सिक्योरिटीज भी डिसाइड कर सकते हो, तो ये सारे बायलॉज बना सकते हैं। अब है स्पेशल प्रोविजन एप्लीकेशन, ये इसमें कुछ भी नहीं है। मेक एंड कॉन्ट्रैक्ट वाइड बायलॉज में प्रोवाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनी लो एंड इन द, ठीक है। सेक्शन 7A में क्या बोल रखा है, पावर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मेक रूल्स, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज रूल्स भी बना सकता है। डिस्ट्रिक्ट किस बारे में, कि वोटिंग राइट जो है वो डिस्ट्रिक्ट, देखो यहाँ पे वोटिंग राइट कैसे होता है, 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट, 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट। आपने कितना होल्डिंग ले रखा उस अकॉर्डिंग आपका वोट नहीं होगा, एक आप मेंबर हो तो आप एक ही वोट दोगे इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पावर था वो सीजी के पास था, जो डेलीगेट हो गया 1994 में सेबी के पास आ गया, मतलब डेलीगेशन है ये। फिर जाता है पावर ऑफ सेबीज टू मैक और अमेंड बाई लॉज, सेबी के पास पावर है कि वो चाहे तो अमेंड कर सकती है मैक बाई लॉज, ठीक है। एक प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन था, पावर ऑफ सीजीज टू मैक और अमेंड बाई लॉज रूल्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज नेचर ऑफ ऑर्डर, या तो वो पर्टिकुलर या जनरल ऑर्डर दे के, पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मतलब किसी एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को बोले कि आप इस तरह से आपका ओपनिंग क्लोजिंग टाइम ये रखो, या फिर सारे स्टॉक एक्सचेंज को बोले कि अब से ओपनिंग क्लोजिंग टाइम ये रहेगा, इतने टाइम तक सस्पेंड कर दे। तो जो भी बायलॉ है सबके लिए या फिर पर्टिकुलर किसी के लिए वो लेकर आ सकते हैं, ये राइट है। सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक और अमेंड द रूल्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, और बायलॉज के लिए बोला है सेबी टू मेक और अमेंड द बायलॉज,
requisite order only if central government consult with the governing body of the stock exchange. Central government is the opinion that necessary is to specify the reason of the recognized stock exchange. मतलब कोई पर्टिकुलर ऑर्डर लेके आए तो आपको 2 महीने में कंप्लाई करना जरूरी है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। और ये जो पहले पावर रूल्स बनाने का सीजी के पास था वो रेलीगेट किसके पास हो गया, सेबी के पास 1992 में। फिर से मेंबर्स, ये इंपॉर्टेंट है, मेंबर्स नॉट टू एक्ट एज प्रिंसिपल। अभी आप वहाँ पे जो ब्रोकर वगैरह हैं वो आपके एजेंट होते हैं या प्रिंसिपल की तरह काम करते हैं, वो एजेंट होते हैं। मतलब वो अपने, यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि उसने खुद के अकाउंट से ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया या फिर उसने आपसे बिना पूछे खुद के और आपके अकाउंट से ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, नहीं कर सकता वो ऐसा, ठीक है। क्योंकि क्या बोला है कि उसको एज एन एजेंट, अगर आप उसको खुद के बिहाफ पे कुछ काम करना है, इमरजेंसी है, तो पहले तो आपकी रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। और बाई चांस वो रिटर्न कंसेंट नहीं ले पाता है, उसने ओरल कंसेंट ली है, तो विद इन 3 डेज उसको रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने के। देन रिटर्न कंसेंट अदरवाइज क्लोज और एनी आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग विद द बायलॉस, और जो बायलॉस में दे रखा है उस तरह से क्लोज आउट करना है, पर ये भी एप्लीकेबल नहीं है स्पॉट डिलीवरी पे, ठीक है। सेक्शन 18 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द डेरिवेटिव शैल बी, डेरिवेटिव के बारे में। ट्रेडिंग फ्लोर्स, अब यहाँ पे जो एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर का कॉन्सेप्ट है ना, एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर, क्या बोला है इसमें कि स्टॉक एक्सचेंज के बाहर भी, अभी स्टॉक एक्सचेंज जो आया था ना, अभी तो ये कॉन्सेप्ट जो इरिलेवेंट हो गया, क्यों कि अभी सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक के कंप्यूटर पे होता है। पर उस जमाने में जब होता था तब क्या होता था कि आप किसी और एरिया में, एरिया को आउटसाइड द एरिया ऑफ ऑपरेशन, मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के बाहर कोई ऐसा एरिया जहाँ पे आप सिक्योरिटीज के साथ में डील कर सकते हो, ठीक है, खरीद सकते हो, बेच सकते हो, प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी, ठीक है, एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर ला सकते हैं। फ्लोर जो है ट्रेडिंग फैसिलिटीज होगी वहाँ पे, ठीक है, हर तरह की बाई सेल सिक्योरिटीज थ्रू दिस ट्रेडिंग फ्लोर अंडर द रेगुलेटेड फ्रेमवर्क ऑफ दिस स्टॉक एक्सचेंज। सिक्योरिटीज लिस्टेड, अब यहाँ पे क्या सिक्योरिटी की लिस्टिंग करवानी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिस्टिंग डिलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। तो सिक्योरिटीज की जब लिस्टिंग करवानी है ना, तो सिक्योरिटीज लिस्टिंग करवानी है तो सेक्शन 21, 22A, 22B, 22C, 22E, 22D, 22E और 22F, तो ABCDEF 22, ये सभी सेक्शन लिस्टिंग की बात करते हैं। लिस्टिंग में सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है, एग्रीमेंट विद सेबी। रूल 19 रिप्रेजेंट्स डॉक्यूमेंट्स फाइल, डॉक्यूमेंट वगैरह डिक्लेरेशन देना कि हम सारी जो इसमें रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लाई करेंगे वगैरह। उसके बाद में आप क्या करोगे, इसमें बोलोगे टर्म्स कंडीशन हम कंप्लाई करेंगे। फिर भी अगर आपको मना कर देते लिस्टिंग के लिए तो आप सेट के पास जा सकते हो, ठीक है। कितने दिन में, 15 दिन में। आपने जिंदगी में पहली बार देखा होगा कि यहाँ पे 15 डेज से, बाकी अपन क्या देखते हैं 45 + 45 डेज का एक्सटेंशन, यहाँ पे 15 + 15 डेज का एक्सटेंशन है, मतलब मैक्सिमम 30 डेज, मैक्सिमम 1 महीना, ठीक है। 1 महीने में तो आपको क्या करना है, अपील करना ही है। किस बात के लिए कि आपकी सिक्योरिटीज को लिस्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी कंपनी जो है ना वो लिस्टेड कंपनी बनना चाहती है, ठीक है, लेकिन आपको लिस्टेड कंपनी नहीं बना रहे। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होगी तो आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी, तो क्या हो जाएगा, उससे इन्वेस्टर्स ज़्यादा इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर आप लिस्टिंग नहीं कर रहे हैं किसी भी वजह से और आपको लगता है कि वो गलत है, तो आप 15 + 15 डेज में अपील कर सकते हो। सेट के पास में सेट से खुश नहीं हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट सीखता, कितने दिन में, 60 दिन में, प्लस 60 दिन का एक्सटेंशन। डी लिस्टिंग, लिस्टिंग के लिए बोला 21A के अंदर डिलिस्टिंग बोला, अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ने पहले आपको लिस्टिंग दे दी, ठीक है, बाद में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को लगता है कि लॉसेस कंपनी 3 साल से, बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ डिलिस्टिंग वाला क्राइटेरिया, मतलब 3 ईयर्स से आपको लॉस ही लॉस हो रहा है या फिर नेट वर्थ जो है आपकी वो नेगेटिव है, ठीक है। तो एक तो लॉस ही लॉस हो रहा है 3 साल से, दूसरा नेगेटिव है, साथ में मोर देन 6 मंथ से सस्पेंड किया हुआ है। 7 दिन का सस्पेंशन समझ में आता है, 6 महीने से आपको सस्पेंड किया हुआ है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। साथ में ऐसा बोल रखा है सिक्योरिटीज रिमेन इनफ्रिक्वेंटली ट्रेडेड प्रेसिडिंग 3 ईयर्स, मतलब प्रेसिडिंग 3 ईयर्स से इनफ्रिक्वेंटली ट्रेडेड, मतलब लोग आपकी सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कितने 3 साल से। फिर भी अब लगेगा आप इसकी लिस्टिंग को क्या कर दो, डीलिस्ट कर दो, मतलब उस लिस्टिंग कंपनी को क्या कर लेंगे, लिस्टिंग नहीं बनाएंगे, फिर वो लिस्टिंग उसकी लेने वाले। अब यहाँ पे आ जाता है डीलिस्ट करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया ना वो क्या है, आपको पेनाल्टी लगाए, मतलब कंपनी को देखो कितना 1 करोड़ से ज़्यादा, और वहाँ के जो डायरेक्टर्स वगैरह थे 3 साल से ज़्यादा का उनको इम्प्रिजॉनमेंट लगा है, ठीक है, तो फिर आपको क्या करेंगे, कंपनी को लिस्टिंग से डीलिस्टिंग में ले जाएंगे। अब आ जाता है आपका लिस्टिंग विड्रॉ कर देंगे, मतलब आप डीलिस्ट कंपनी हो अब, ठीक है। फिर एड्रेसेस ऑफ द कंपनीज प्रोमोटर्स डायरेक्टर्स नॉन फॉल्स एड्रेसेस, अभी पता चला कंपनी का एड्रेस ही गलत दिया, वहाँ के डायरेक्टर मैनेजर प्रोमोटर का भी एड्रेस गलत, तो फिर तो मतलब ही नहीं, आपका डिलिस्ट ही कर देंगे। शेयर ऑफ द कंपनी हेल्ड पब्लिक, यहाँ पे बोल रखा है ना 51% से ज़्यादा है या फिर कोई भी फिक्स्ड क्राइटेरिया, उतने शेयर्स किसके पास में, पब्लिक के पास में रहने चाहिए, लेकिन पब्लिक के पास में उतने शेयर्स नहीं रहे, ठीक है, बिलो शेयर होल्डिंग हो गई है पब्लिक की, तो फिर डिलिस्ट कर देंगे।
इसमें भी आपके पास अपील का, अगर डीलिस्ट करते ही या लिस्ट नहीं करते हैं तो भी 15 दिन सेट के पास जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट के पास 60 डेज में आप जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डीलिस्टिंग के क्राइटेरिया बहुत अच्छे थे, 3 years लॉस। ठीक है, फिर अपन ने देखा 6 महीने से आपको सस्पेंड कर रखा है, 3 साल से इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, या फिर 3 साल का इम्प्रिजनमेंट हो गया है, 1 करोड़ का फाइन वगैरह में लग गया है। ठीक है, फिर आपने फॉल्स एड्रेस वगैरह दिया है और शेयर होल्डिंग जो है पब्लिक की वो बिलो हो गई, तो आपको क्या करेंगे, डिलिस्ट, मतलब कंपनी को डिलिस्ट। फिर आ जाता है स्पेशल प्रोविजन ऑफ द पब्लिक इशू लिस्टिंग सर्टेन सिक्योरिटीज। यहाँ पे ऐसा दे रखा है 17A में, 17A मतलब बाद में आया था ये सेक्शन। एनी सर्टिफिकेट इंस्ट्रूमेंट इशूड टू इन्वेस्टर्स इशूअर्स स्पेशल पर्पस एंटिटी विच पजेस एनी डेप्ट या रिसीवेबल पजेस कर रखा है। ठीक है, और मॉर्गेज वगैरह भी उस पर। ठीक है, तो जो यहाँ पे डेप्ट रिसीवेबल जो है वो आपको any issuer by issuer being special purpose distinct entity which possess any debt or receivable, every issuer intending to offer certificate make application to recognize stock exchange for permission before the offer document, बिना offer document के डेप्ट वगैरह लेके आ गए हैं। ठीक है, listing is not granted, refuse issuer repay all money, मतलब अगर जैसे आपने लिस्टिंग पहले ली थी ना, तो आपने लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया था, आपने पैसा वैसा ले लिया, लेकिन अब आपको लिस्टिंग दी नहीं गई है। ठीक है, तो आप क्या करो, वापस सारा पैसा रिफंड करो। लेकिन अगर आपने रिफंड नहीं किया, ठीक है, तो 8 दिन, जैसे रिफंड नहीं किया उसके 8 दिन खत्म होने के बाद 15% का इंटरेस्ट देके फिर रिफंड करना। अब यहाँ पे है सेक्शन 8 क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्या होता है ये, पहले क्लियरिंग हाउस होता था, ठीक है, उसको बाद में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट कर दिया। क्लियरिंग हाउस और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं था, काम तो एक जैसा ही था, लेकिन यहाँ पे जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है उसका क्या काम है, पीरियोडिकल सेटलमेंट करना, डिलीवरी एंड पेमेंट्स ऑफ द सिक्योरिटी, अदर इंसिडेंशियल मैटर को वो सारा निपटाता है। तो क्लियरिंग हाउस जो था वो अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम करा था, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ने। ठीक है, किसमें, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में, प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज करेगा पर सेबी से अप्रूवल लेके करेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में वो सेटलमेंट करने लग जाएगा टाइम टू टाइम। ठीक है, सारा डिलीवरी वगैरह सिक्योरिटीज का होता है क्या वैसे, कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मीडिएटर का काम कर रहा है, किसके, कि अब जैसे एक हफ्ते में अगर उन्होंने डिसाइड करके तो एक हफ्ते बाद में आपको नेट अमाउंट मिल जाएगा, या फिर आपका जो मतलब सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, आपके कॉन्ट्रैक्ट का, फिर वापस नए सिरे से शुरू। तो इस तरह से टाइम टू टाइम पीरियोडिकली सेटल करना, अमाउंट को देखना, लास्ट में आपका मार्जिन मनी कितना पड़ा हुआ है वगैरह, ये सब जो काम होता है ना वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का होता है। ठीक है, तो क्लियरिंग हाउस होता था, काम यही करता था, पर वो अनऑर्गेनाइज्ड में करता था, तो उसको क्या बोला, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बन जाओ। ठीक है, किसने बोला, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ने। पर परमिशन किससे ली, सेबी से ली। फाइलो सबमिट सेबी, सेबी में ग्रांट और नोट, वो तो हो सकता है कि सेबी चाहे तो उसको परमिशन दे नहीं दे। तो इसमें वो रखा है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के जो भी सेक्शंस थे वो सारे मोरारिस मुरांडिस इधर भी अप्लाई होंगे। फिर सेक्शन 27 टाइटल ऑफ डिविडेंड। अब ये टाइटल टू डिविडेंड जो होल्डर है वही लेगा डिविडेंड, तो लेकिन यहाँ पे लिख रखा है अगर आपने ट्रांसफर कर दिया क्या सिक्योरिटी को, तो डॉक्यूमेंट विद इन 15 days ऑफ द डेट ऑफ विच डिविडेंड बिकम ड्यू होने वाला था, उसके 15 दिन में, तो फिर जिसको आपने ट्रांसफर किया उसके पास में डिविडेंड जाएगा। लेकिन 15 दिन का जो है वो एक्सटेंड कब हो सकता है, जब या तो थेफ्ट हो गया, या फिर डेथ हो गई ट्रांसफरी की, या फिर डिले हो गया लॉजिंग ऑफ द सिक्योरिटी वगैरह में। तो क्या होगा, जब आप एक्चुअल मिल जाता है वो सिक्योरिटी, तब तक का एक्सटेंशन मिल गया यहाँ पे, रिप्लेसमेंट वगैरह का। ठीक है, फिर इसी तरह से यहाँ पे CIS की जो सेक्शन 27A में वो रखा है, CIS मतलब है जिसके पास में कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जिसमें इन्वेस्ट कर रखा है, और उसको भी अगर सिक्योरिटी होल्डर है तो उसने भी अगर ट्रांसफर किया है तो सेम प्रोविजन 15 दिन प्लस, अगर 15 दिन का एक्सटेंशन डेथ है, डिले है, लॉस है तो। ठीक है, अब लास्ट एक पेनाल्टी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखो सारी पेनाल्टीज वैसी ही है, अगर फेलर आप इन्फॉर्मेशन मेंटेन करने में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या फिर फेल कॉन्ट्रैक्ट, फेल रिड्रेस ग्रीवेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप इंटर नहीं कर पाए, इन्वेस्टर्स की ग्रीवेंसेस वगैरह आपने क्या सॉल्व नहीं की, सब में सेम पेनाल्टी 1 लाख मिनिमम, और पर डे है तो 1 लाख मैक्सिमम अप टू 1 करोड़। ठीक है, एक्स्ट्रा पेनाल्टी जो लगी है ना वो लिस्टिंग डिलिस्टिंग के लिए, और वो बहुत भारी है, चाहे CIS की लिस्टिंग डिलिस्टिंग हो। देखो CIS की बाकी सारी पेनाल्टी अपन ने वहाँ डिस्कस कर ली सेबी एक्ट में, यहाँ पे सिर्फ लिस्टिंग डिलिस्टिंग वाली है। लिस्टिंग डिलिस्टिंग जो CIS की है, डायरेक्शंस कंप्लाई नहीं किए सेबी के, रिटर्न फाइल नहीं किया, सेबी को रिटर्न फाइल नहीं किया। ठीक है, मेक अमेंड रूल्स जो अपन ने रिटर्न बोला था ना कि वो फाइल नहीं किया, और अगर बायलॉस वगैरह मैको अमेंड करने थे, रूल्स वगैरह नहीं किया, या फिर डीमैटेरियलाइज डिलीवर द अनलिस्टेड सिक्योरिटीज का कुछ क्या है, 5 लाख मिनिमम मैक्सिमम अप टू 25 करोड़ की पेनाल्टी लगेगी। तो यहाँ पे अपना पूरा सेबी एक्ट खत्म हो जाता है। ठीक है,